गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। दिस इज़ अनुज प्रताप सिंह एडवोकेट एक बार फिर से। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कि कभी भी किसी का भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, कॉल्स आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, लीगल एक्शंस की धमकी दे रहे हैं बैंक वाले, एनबीएफसीज। तो चलिए समझते हैं कि लोन होता क्या है, लोन कितने तरह का होता है और इसमें क्या एक्सट्रीम हो सकता है और कहाँ तक मैं इसमें लीगल हेल्प की तरह से कैसे हेल्प करना है मैं कर सकता हूँ। और लोन तो लोग कहते हैं बहुत तरह का है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, आपका क्या बोलते हैं गोल्ड लोन है, ठीक है, देन आपका सैलरी लोन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोन को फिर सिर्फ दो कैटेगरी में हम बांटेंगे और जिसमें बांटा जाता है बाद बाकी सारे उसी के अंदर आता है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब वो होता है जहाँ पर बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देती है तो बदले में वो आपसे कुछ गिरवी ले लेती हैं, उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। गिरवी के तौर पे मान लीजिए गोल्ड ले लिया, ज़मीन ले लिया, आपका घर के पेपर को रख लिया, फ्लैट के डीड को रख लिया, कुछ भी तरह का एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट जो कि बैंक अपने पास बदले में लेती है और आपको पैसा देती है लोन के लिए। ये होता है सिक्योर्ड लोन कि हाँ आप नहीं चुका पाओगे, बैंक उस एसेट को बेचेगा और अपना वो रिकवर कर लेगा। दूसरा होता है इनसिक्योर्ड लोन, जिसे हम कहते हैं पर्सनल लोन, जो आपका क्रेडिट कार्ड पे होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। और इसके बाद आपका ये बहुत कम अमाउंट के लिए होता है क्योंकि बैंक भी इतने बड़े अमाउंट को रिस्क में नहीं डालेगी जिसमें कि आपको अनसिक्योर्ड लोन मिले। ये लोन अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो होता क्या है, देखिए बैंक का भी अपना कुछ प्रोटोकॉल्स होता है और उनको भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर ही काम करना होता है, आइदर वो बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो। सबसे बड़ा चीज़ है समझिए कि इसमें कहाँ तक क्या कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं भैया हम लोन डिफ़ॉल्ट किए तो हमें कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आएगा, वो डरने वाली बात नहीं है। आपके अंदर का डर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये कॉल, ये मैसेजेस, ये जितने भी चीज़ें ये बैंक नहीं करता, ये एनबीएफसी कंपनी कभी नहीं करता। ये अपने लिए ये सारे काम को करने के लिए एक एजेंट रखता है, एक एजेंट को हायर करता है जिसे हम कहते हैं रिकवरी एजेंट। तो वो लोग कॉल करते हैं, वो लोग धमकी देते हैं, आपके घर आते हैं और आपके आकर के ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत तरह का, कई तरह का गाली गलौज भी करते हैं। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम क्या करें नहीं करें, तकलीफ़ होता है, ये होता है। देखिए आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस है जिसमें उनको फेयर तरीके से बात करना होता है। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके प्राइवेसी को उनको किसी को लीक नहीं करना होता है। ये नहीं कि अब आपने लोन नहीं चुकाया तो आपके कॉन्टैक्ट में आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी के सामने खड़े होकर आपको बेइज्जती करेंगे, ये सब वो नहीं कर सकते। आप उन्हें कहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे प्राइवेसी के अगेंस्ट है, आरबीआई के ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। और तो और कोई रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आता भी है लोन के सिलसिले में तो आप सीधा पूछिए कि आपके पास बैंक का ऑथराइजेशन लेटर भी है कि नहीं। आप मेरे घर आए हो लोन रिकवरी करने के लिए, क्या आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं। आप उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड पूछिए कि आप एक रिकवरी एजेंट है, आपके पास आपका आईडी कार्ड है कि नहीं। क्योंकि आप अगर खुद प्रॉपर तरीके से रेडी होकर के नहीं आए हो तो हाउ कैन यू से कि मैं लोन डिफॉल्टर हूँ, मैं आपको क्यों, मैं विश्वास करके आपको मैं पैसे दूँ। कई बार तो ऐसा भी केस देखा गया कि रिकवरी एजेंट खुद अपने तरफ से पैसा पेमेंट करता है बैंक और कहता है कि देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है आपके बिहाफ में, अब आप मुझे अपने तरफ से दे दीजिए। तो भाई क्यों, मैं आपके संग एग्रीमेंट किया था कि आप मेरे बदले पैसे दोगे। और मजे की बात यह कि रिकवरी एजेंट इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं, बैंक और एनबीएफसी से ज़्यादा ये रिकवरी एजेंट इतना परेशान क्यों करते हैं। वो कहते हैं ना कि चाय से ज़्यादा कितली गर्म है, वही हिसाब है यहाँ पे। तो होता क्या कि ये रिकवरी एजेंट जितने भी होते हैं ये काम करते हैं कमीशन बेस्ड पे। सपोज करिए अगर आपने लोन लिया 20 लाख का तो बैंक कहती है सीधा बात की जाइए, फलाना आदमी से 20 लाख का लोन हमारा जो है ऑलरेडी 17 लाख रुपये हमारा पेंडिंग चल रहा है, अब आप 17 लाख रुपये हमसे निकलवा दीजिए, हम आपको 10%, 15%, 20% पे दे देंगे आपका कमीशन। तो ये बेचारे काम करते हैं कमीशन से, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक उनको कमीशन नहीं मिलेंगे। अगर सैलरी बेसिस पे काम होता तो उनको टेंशन ही नहीं होता कि यार बंदा लोन दे या नहीं दे, क्या अपने को तो महीना खत्म है सैलरी मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि बेचारे वही मजबूर हैं, सबका तो पेट का रोजी रोटी का सवाल है। उन्हें पता है कि नहीं, आप जब अगर पैसे दोगे तो उनके उसी पैसे में से कमीशन मिलेगा, इसीलिए वो परेशान करते हैं। डरने वाली बात नहीं है, बस आपको अपने राइट्स को जानने की आवश्यकता है कि वो जब आते हैं तो कुछ क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछें, जो मैं आपसे बताया कि ऑथराइजेशन, उनके रिकवरी एजेंट का आईडी कार्ड, और साथ में किसी तरह का लोन डिफ़ॉल्ट के केसेस में याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है कि एफआईआर नहीं कर सकते आप जब तक कि आपका किसी तरीके का मेलाफाइड इंटेंशन बैंक ना प्रूव कर दे कि आपका शुरू से एक फ्रॉड इंटेंशन था कि आप बैंक का पैसा मारेंगे। क्रिमिनल केस आपके खिलाफ बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो उसको हाईकोर्ट से हम क्वेश करा सकते हैं, ठीक है, कि हम हाईकोर्ट में जाकर के क्वेश्चन कराएंगे तो आपका नाम की जो एफआईआर उसको रद्द करा के आप वहाँ से मुक्त हो जाएंगे क्रिमिनल केस से। हाँ, अब लोन डिफ़ॉल्ट केस में बैंक क्या करती है, एनबीएफसी लीगल नोटिस देती है, ठीक है, 90 डेज पीरियड पार होने के बाद, लीगल नोटिस के बाद आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। उसके बाद बैंक आपका मामला करता है। अब वो मामला आता है 138 में आता है या 25 में आता है। 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 25 आपका हो गया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कई बार आप देखे होंगे जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपसे ब्लैंक चेक साइन करवाता है। अब ब्लैंक चेक क्यों साइन करवाता है कि बैंक को पता होता है कि जिस दिन भी आप लोन का पैसा नहीं दोगे वो उसी चेक पर डेट बैठा के, अमाउंट बैठा के आप ही के चेक को डालेगा और आपका पैसा
वहाँ पे बाउंस हो जाएगा, चेक हो जाएगा तो आपको 138 का मैटर हो जाएगा तो चलिए कोर्ट में जाके अपना जो है बेल कराइए, वकील करिए। तो एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ सकता है अगर बैंक ये प्रोसेस अपनाता है। और तो 25 भी अगर अपनाएगा तो EMI वगैरह फेल करते हैं तो आप वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कोर्ट उसमें आपको नोटिस इशू करेगी, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है, फिर आपका केस, आजकल तो बेल भी नहीं है, डायरेक्ट आपका हियरिंग स्टेज में चला जाता है, फिर आप कोर्ट में जाके बताइए, शोकॉस हो जाएगा आपको कि आप क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे, क्या है नहीं है। और ये सब सारे मतलब लीगल रास्ते को अपनाने के बाद बैंक देखता है तो उसमें आपका बहुत कुछ है। अगर आपका यहाँ नहीं हो रहा है, काम बन रहा है, तो बैंक आपको 13(2), 13(4) सरफेसी के अंदर घुसा देता है। आपका मैटर चला जाता है, DM के पास से ऑर्डर निकल जाता है कि हाँ ठीक है, इनके प्रॉपर्टी को जो है आप बेच करके और अपना पैसा रिकवरी करो। तो सारा चीज़ है, लेकिन आपको समझ लेना है कि इससे एक्सट्रीम कहाँ तक कितना पॉसिबल है और कहाँ तक आप कितना समझ सकते हो। अगर आप अपने लीगल राइट्स को, अगर आप अपने सारे के सारे चीज़ को बिफोर हैंड अपने आप में प्रिपरेशन रखोगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किस केस में क्या होगा। देखिए, पैसे आपके पास नहीं है, मैं आपको केस के एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। लोग यहाँ पर 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ रुपया अधिक बैंक को और NBFCs को नहीं दे पाया है, तो क्या फांसी हो गया, जान से मार दिया जाएगा? कुछ नहीं होगा ऐसा, ये प्रोसेस में है ही नहीं। प्रोसेस में क्या है कि अगर आप बर्बाद हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो सिंपल सा बात है भैया, क्या कर सकते हैं? आई हैव नो अदर ऑप्शन। जितना भी है, जो भी है आपका एसेट, उसको बेचा जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर सिंपल सा बात है, बैंक कहेगा कि आप OTS करा लो। अब OTS में क्या, आपका पेनल्टी माफ़ हो जाता है, आपका फाइन माफ़ हो जाता है, आपका इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है। कई बार तो मान लो आपका 10 लाख का अमाउंट है तो 5 लाख में बैंक सेटलमेंट किया है, 1 करोड़ का अमाउंट है तो बैंक उसको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख में सेटलमेंट किया। आपके पास वो भी नहीं है तो बैंक देखता है कि ठीक है, जब इनके पास कुछ नहीं है तो बैंक लास्ट में उसको आपके फाइल को लॉस फाइल में डाल देता है कि भैया ये पूरा का पूरा हमारा जो है केस ही लॉस में चला गया और इकोनॉमी में वो कंट्री के ऊपर अपना इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ ठीक है, अगला नहीं दे पाया। बट प्रोवाइडेड कि आपका सारा चीज़ एकदम अप टू डेट ट्राइब्यूनल या कोर्ट के सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट यू आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग सच लोन अमाउंट। तो ये चीज़ है, आज के लिए आप इतना ही समझिए कि लोन जब भी लीजिए, पहला बात तो लीजिए मत, अगर लीजिए तो चुकाने का क्षमता रखिए, और अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो फिर डरने का ज़रूरत नहीं है। आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। और जितना मैं नॉलेज दिया हूँ ये बहुत ही कम है, इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझने को है, क्योंकि मैं खुद अगर इस सारे नॉलेज को लास्ट 8 to 9 ईयर्स से अगर मैं वकालत पढ़ने से लेकर के प्रैक्टिस में सब कुछ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि मैं 10 मिनट में आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि RBI के गाइडलाइंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस क्या है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, सिक्योर्ड लोन, इनसिक्योर्ड लोन, सरफेसी, और उसके बाद बाकी आपका जो है DM के ऑर्डर निकलते हैं, सेक्शन 14 है, बहुत कुछ है। मगर मैं चेष्टा करता हूँ हमेशा कि बहुत ही वाइड चीज़ों को बहुत ही नैरो तरीके से ब्रीफली आपको समझा सकूँ, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक लीगल अवेयरनेस रहे, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को आप जान सकें और फियरलेसली इस सोसाइटी में आप सर्वाइव कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।